Hello, students. My name is Chirag, and in this section, in this video, we will start our plus one syllabus. And in the syllabus of plus one biology, there are total of 5 units. In this, the first unit is diversity in living world. First unit is diversity in living world. And in this unit there are 4 chapters, and today we will discuss about the first chapter. So we will begin our video with the first chapter, and the first chapter name is the living world. So first of all we should know about these two terms, diversity in living world and the living world. So talking about diversity in living world, तो होता क्या है, देखो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, लिविंग का मतलब सजीव और वर्ल्ड का मतलब जगत। मतलब कि जितने भी सजीव प्राणी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी उसमें विभिन्नताएं हैं। इसको ऐसे समझो, अगर हम बात करें कि मान लो एक पेड़ है, एक ट्री है। अब धरती पे टोटल कितने तरीके के ट्री हैं, हम सबको पता है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है ट्रीज़ की। तो वो सारी सारी क्या है, ट्रीज़ की डाइवर्सिटी है। उसके बाद हम बात करें एनिमल्स की, हम खुद देखते हैं कितने सारे एनिमल्स हमारे आगे खुद है, डॉग, कैट, बफेलो, और भी बहुत हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में। तो वो सारी क्या है, एनिमल्स की डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो वो सारी किस में आ जाएगी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, मतलब कि सजीव जगत। ऐसा वर्ल्ड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है उसको बोलते हैं द लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर के अंदर क्या 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 बातें आती हैं। सबसे पहली बात आती है कि लिविंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसमें आ जाती है, व्हाट आर लिविंग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग्स। सिंपल सी बात है, देखो लिविंग कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम खुद देखते हैं लिविंग क्या होते हैं। एक सिंपल हम बोल देते हैं कि हाँ, जो सांस लेते हैं, विच ब्रीथ आर लिविंग एंड वी डू नॉट ब्रीथ आर नॉन लिविंग। पर ये डिफरेंस अगर हम देखें सिंपल लाइफ में, सिंपल हम बोले तो ठीक है, लेकिन अगर बायोलॉजी के टर्म में बोले तो ये बहुत ही नैरो डेफिनेशन होगी इसकी। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर, लिविंग के अंदर और बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं जिसके बेस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को क्लासीफाई करते हैं या सेपरेट करते हैं। तो लिविंग्स के अंदर सबसे पहला क्या प्रॉपर्टी आती है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, देखो, जो ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को दोबारा जन्म देता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब और नॉन लिविंग में क्या होती है, ये प्रॉपर्टी नहीं होती। उसके बाद सेकंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी आती है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म देखो दो टर्म से मिलकर बना होता है, एक होता है इसके अंदर कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो सारी क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। या हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन कैसे होती हैं, या तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें बड़ा सब्सटेंस कोई भी छोटे में टूटता है, और ये ऐसी होती हैं जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे सब्सटेंस से कोई बड़ा मटेरियल या बड़ा सब्सटेंस बनता है। तो कैटाबॉलिज्म इसके अंदर क्या डेफिनेशन है, कैटाबॉलिज्म होता है कि किसी भी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, ये होता है कैटाबॉलिज्म। अब इसका रिवर्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, तो वो क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो टर्म आ जाती है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म चीज़ों का टूटना और एनाबॉलिज्म चीज़ों का बनना, और नॉन लिविंग में प्रॉपर्टी नहीं होती। उसके बाद थर्ड क्या आती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि लिविंग्स के अंदर सेल होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इस तरीके से उनकी क्लासिफिकेशन होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म के पास सेलुलर होती है ऑर्गेनाइजेशन, कुछ की टिश्यू होती है, कुछ की ऑर्गन सिस्टम होती है, और नॉन लिविंग के अंदर ये सब नहीं होता। उसके बाद बात आती है ग्रोथ की। तो ग्रोथ भी लिविंग ऑर्गन के अंदर ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ नहीं होती। तो ये सिंपल इसमें फर्स्ट टॉपिक था
व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोथ। और भी बहुत होती हैं, जैसे इसमें आ जाती हैं और भी सेंस के सेंस होते हैं इसके पास, और इनके पास सेंस नहीं होते। अब उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी। देखो, बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं। तो इस धरती के ऊपर कितने तरीके के और कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। धरती के ऊपर कितने तरीके के और कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और अराउंड कितने हैं ये? 17 से 18 लाख स्पीसीज जो है वो इस टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म की नोन है। इसमें दोनों आ जाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल भी। तो 17 लाख से 18 लाख के बीच में जो है इस टाइम बायोडाइवर्सिटी है इस अर्थ की, भाई इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन है। उसके बाद टॉपिक आ जाता है नोमेनक्लेचर। देखो, नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नाम देना। तो बायोलॉजी में नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी नाम देना, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए पार्टिकुलर नेम टू द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पार्टिकुलर नेम देना, नाम देना कोई भी पार्टिकुलर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब नोमेनक्लेचर एक प्रोसेस या एक सब टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है जिसका नाम होता है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना। ऑब्वियसली बात है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिसको मैं नाम देना है उसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसको पहचानेंगे कि वो किसके जैसा है, ठीक है, कैसा वो दिख रहा है, उसके बेस पे हम उसका नाम देते हैं। तो इसके अंदर क्या बात आ जाती है? मेन आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन आ जाती है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको नाम देंगे। अब दो कोड हैं, दो कमेटीज़ हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देती हैं। उनका नाम है ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और यहाँ ये सेम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ, बी की जगह जेड है तो ये हो जाएगा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब बोटनी क्या होती है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो ये कमेटी क्या काम करती है, ये रूल क्या काम करता है? प्लांट्स को नाम देता है। जूलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो ICZN ये किसको नाम देगा? एनिमल्स का नाम देता है। तो दो अलग अलग कमेटीज़ हैं जो एनिमल्स को और प्लांट्स को नाम देती हैं, उनका नाम है ICBN और ICZN। उसके बाद इसमें टॉपिक आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो, नोमेनक्लेचर अभी पढ़ गए थे। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना। अब बायनोमियल का मतलब होता है ऐसा नाम देना जिसके अंदर कितने कंपोनेंट है? बाई का मतलब दो, जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो, ठीक है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? ऐसा नाम देना जिसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म के नाम में दो लेटर आए, या हम बोल सकते हैं दो वर्ड आए। तो देखो, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट्स, ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम जो नाम प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो जेनेरिक कंपोनेंट और एक स्पेसिफिक कंपोनेंट, ठीक है। एक उसमें जीनस का नाम होता है जिसको हमने जेनेरिक बोला है, और दूसरा उसके अंदर स्पीसीज का नाम होता है जिसको हमने स्पेसिफिक बोला है, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है, एक नाम है साइंटिफिक, मैंगीफेरा इंडिका। ये किसका होता है? मैंगो का साइंटिफिक नेम है। अब मैंगीफेरा इंडिका में तो हम खुद देख रहे हैं कि एक तो इसके पास ये कंपोनेंट है, एक ये दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट होते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, ठीक है। अब ये दो नेम जो है उनमें जो फर्स्ट होता है ये होता है जीनस नेम, और जो सेकंड होता है वो होता है स्पीसीज नेम। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम जो नाम देते हैं उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, पहला जीनस का नेम और दूसरा स्पीसीज का नेम। जैसे कि मैंगो का हमने एग्जांपल लिया, मैंगीफेरा इंडिका उसका साइंटिफिक नेम है, तो इसमें मैंगीफेरा क्या हो जाएगा? जीनस, और इंडिका क्या हो जाएगी? उसकी स्पीसीज। अब उसके बाद इसके जो रूल है, रूल क्या है अभी, कैसे हम नाम लिखते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर?
सबसे पहले ये जो मेथड है किसने दिया है, वो कार्ल लिनस, इस साइंटिस्ट ने मेथड दिया है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम देने का। उसके बाद रूल इसमें क्या क्या है, रूल एक देखो, पहला रूल क्या कहता है, जो नाम है दे शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स लैंग्वेज में इनके नाम लिखे होने चाहिए। नोट इन इटैलिक्स, अगर इटैलिक्स में नहीं लिखे हो तो दे शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली, तो हम उसको इंग्लिश में भी लिख के क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं सेपरेटली, अलग अलग। अलग अलग का मतलब जीनस का नाम अलग अंडरलाइन करना है और स्पीसीज का नाम अलग अंडरलाइन करना है, जैसे मैंने यहाँ किया है। इसका नाम जीनस का मैंने अलग अंडरलाइन किया है और इंडिका का नाम मैंने अलग अंडरलाइन किया है। अगर आप इसको इकट्ठा लाइन को कर दोगे ऐसे, वो दोनों को इकट्ठी लाइन लगा दोगे इंटरलाइन, तो ये गलत है। मैंगी फेरा जो है वो अलग अंडरलाइन करना है, मतलब कि जो जीनस नेम है वो अलग अंडरलाइन होगा और इंडिका वो अलग अंडरलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड रूल आता है, द फर्स्ट वर्ड इज जेनरिक एंड सेकंड नेम इज स्पीसीज। पहला वर्ड किसी भी नाम में क्या आएगा, उसका जीनस का नाम, और दूसरा क्या आएगा, स्पीसीज का। ऐसा नहीं है कि भी पहला स्पीसीज लिख दी और फिर जीनस लिख दिया। अगर इसमें हम ऐसे नहीं लिख सकते भी पहले इंडिका लिख दिया और फिर मैंगीफेरा लिख दिया, ये गलत है। सबसे पहले जीनस का नाम आएगा और फिर स्पीसीज का। उसके बाद थर्ड रूल आता है, जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। जो जीनस का नाम है, अब जीनस के नाम का जो पहला लेटर है वो कैसा आएगा, कैपिटल, बड़ा लेटर आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है मैंगीफेरा का एम कैसा है, बड़ा है। अब जो स्पीसीज का जो पहला लेटर आएगा वो कैसा होएगा, छोटा होएगा। तो एंड स्पीसीज नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, और जो स्पीसीज के नाम का पहला लेटर होएगा वो स्मॉल होएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये एम बड़ा है, आई छोटा है। ऐसी और एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लो होमो सैपियंस, ह्यूमंस का जो है साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। अब होमो का देखो एच बड़ा है क्योंकि जीनस नेम है, तो इसको अलग अंडरलाइन करेंगे और इसको क्या करेंगे, अलग अंडरलाइन करेंगे। अब इसका मैंने बड़ा लगाया है, ये छोटा लगाया है स्पीसीज का नेम, तो ये ठीक है बिल्कुल। अगर आप इसको छोटा कर दोगे एच को, या एस को यहाँ बड़ा कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, या अगर आप लोग इसको अंडरलाइन इकट्ठा कर दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसको अंडरलाइन नहीं करना है तो आप इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखोगे, इटैलिक्स में। कंप्यूटर में तो होती है इटैलिक्स लैंग्वेज, उसमें हम लिख सकते हैं, लेकिन हाथ से हम इटैलिक्स लैंग्वेज नहीं लिख सकते। तो उसका अल्टरनेटिव क्या दिया है इस रूल के अंदर, कि हम क्या लिखेंगे, सिंपल इंग्लिश में लिख देंगे और उन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अगर आप इटैलिक्स में लिखते हो कहीं भी कंप्यूटर में तो अंडरलाइन वहाँ पे नहीं करना है, फिर इटैलिक्स में लिखने के बाद अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तब आपको उसको अंडरलाइन करना है अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर में हम आज करेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो इफ़ यू फेस एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।